बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पाठ 20। हमारे पाठ 20 का नाम है पेड़ पौधे। पाठ परिचय। यह गद्यांश वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु द्वारा रचित है, जिसमें पौधों के जीवन चक्र का सरल और रोचक वर्णन है। इसमें बीज के अंकुरण, जड़ तने की दिशा, पौधे का आहार, सूर्य प्रकाश का महत्व, फूलों का निर्माण और बीज पोषण की प्रक्रिया बताई गई है। लेखक ने पौधों को त्यागी और संवेदनशील रूप में चित्र करते हुए यह संदेश दिया है कि जीवन का सौंदर्य देने और बांटने में है। मिट्टी के नीचे बहुत दिनों तक बीज पड़े रहे। महीना दर महीना इसी तरह बीतता गया। सर्दियों के बाद बसंत आया। उसके बाद वर्षा की शुरुआत में दो एक दिन पानी बरसा। अब और छिपे रहने की जरूरत नहीं थी। मानो बाहर से कोई शिशु को पुकार रहा हो और सोए मत रहो, ऊपर उठ जाओ, सूरज की रोशनी देखो। आहिस्ता आहिस्ता बीज का ढक्कन दरक गया। दो सुकोमल पत्तियों के बीच अंकुर बाहर निकला। अंकुर का एक अंश नीचे माटी में मजबूती से गड़ गया और दूसरा अंश माटी भेदकर ऊपर की ओर उठा। क्या तुमने अंकुर को उठते देखा है? जैसे कोई शिशु अपना नन्हा सा सिर उठाकर आश्चर्य से नई दुनिया को देख रहा है। गाछ का अंकुर निकलने पर जो अंश माटी के भीतर प्रवेश करता है, उसका नाम जड़ है, और जो अंश ऊपर की ओर बढ़ता है उसे तना कहते हैं। तभी गाछ वृक्ष में जड़ व तना, ये दो भाग मिलेंगे। यह एक आश्चर्य की बात है कि गाछ वृक्ष को जिस तरह भी रखो, जड़ नीचे की ओर जाएगी व तना ऊपर की ओर उठेगा। एक गमले में पौधा था। परीक्षण करने के लिए कुछ दिन गमले को औंधा लटकाए रखा। पौधे का सिर नीचे की तरफ लटका रहा और जड़ ऊपर की ओर रही। दो एक दिन बाद क्या देखता हूँ कि जैसे पौधे को भी सब भेद मालूम हो गया हो, उसकी पत्तियां और डालियां टेढ़ी होकर ऊपर की तरफ उठ आई तथा जड़ घूमकर नीचे की ओर लटक गई। तुमने कई बार सर्दियों में मूली काटकर बोई होंगी, देखा हो? पहले पत्ते व फूल नीचे की ओर रहेंगे। कुछ दिन बाद देखोगे कि पत्ते और फूल ऊपर की ओर उठ आए हैं। हम जिस तरह भोजन करते हैं, गाछ वृक्ष भी उसी तरह भोजन करते हैं। हमारे दांत हैं, कठोर चीज खा सकते हैं। नन्हे बच्चों के दांत नहीं होते, वे केवल दूध पी सकते हैं। गाछ वृक्ष के भी दांत नहीं होते, इसलिए वे केवल तरल द्रव्य या वायु से भोजन ग्रहण करते हैं। गाछ वृक्ष जड़ के द्वारा माटी से रसपान करते हैं। चीनी में पानी डालने पर चीनी गल जाती है। माटी में पानी डालने पर उसके भीतर बहुत से द्रव्य गल जाते हैं। गाछ वृक्ष वे ही तमाम द्रव्य सोखते हैं। जड़ों को पानी न मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है, पेड़ मर जाता है। दूरबीन मतलब सूक्ष्मदर्शी से अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ स्पष्टतः देखे जा सकते हैं। पेड़ की डाल अथवा जड़ का इस यंत्र द्वारा परीक्षण करके देखा जा सकता है कि पेड़ में हजारों हजार नल हैं। इन्हीं सब नलों के द्वारा माटी से पेड़ के शरीर में रस का संचार होता है। इसके अलावा गाछ के पत्ते हवा से आहार ग्रहण करते हैं। पत्तों में अनगिनत छोटे छोटे मुंह होते हैं। दूरबीन के जरिए अनगिनत मुंह पर अनगिनत होंठ देखे जा सकते हैं। जब आहार करने की जरूरत न हो तब दोनों होंठ बंद हो जाते हैं। जब हम श्वास लेते हैं और उसे बाहर निकालते हैं तो एक प्रकार की विषाक्त वायु बाहर निकलती है। उसे अंगारक वायु मतलब जहरीली हवा कहते हैं। अगर यह जहरीली हवा पृथ्वी पर इकट्ठी होती रहे तो तमाम जीव जंतु कुछ ही दिनों में उसका सेवन करके नष्ट हो सकते हैं। जरा विधाता की करुणा का चमत्कार तो देखो। जो जीव जंतुओं के लिए जहर है, गाछ वृक्ष उसी का सेवन करके उसे पूर्णतः शुद्ध कर देते हैं। पेड़ के पत्तों पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तब पत्ते सूर्य ऊर्जा के सहारे अंगारक वायु से अंगार निषेध मतलब साफ कर डालते हैं। प्रकाश न मिलने पर पेड़ पौधे बच नहीं सकते। गाछ वृक्ष की सर्वाधिक कोशिश यही रहती है
कि किसी तरह उन्हें थोड़ा-सा प्रकाश मिल जाए। यदि खिड़की के पास गमले में पौधे रखो, तब देखोगे कि सारी पत्तियाँ व डालियाँ अंधकार से बचकर प्रकाश की ओर बढ़ रही हैं। वन में जाने पर पता लगेगा कि तमाम गाछ-वृक्ष इस होड़ में सचेत हैं कि कौन जल्दी से सिर उठाकर पहले प्रकाश को झपट ले। बेल लताएं छाया में पड़ी रहने से प्रकाश के अभाव में मर जाएंगी, इसलिए वे पेड़ों से लिपटती हुई निरंतर ऊपर की ओर अग्रसर होती रहती हैं। अब तो समझ गए होंगे कि प्रकाश की जीवन का मूल मंत्र है। सूर्य किरण का परस पाकर ही पेड़ पल्लवित होता है। गाछ वृक्ष के रेशे रेशे में सूरज की किरणें आबाद मतलब बंधी हुई हैं। ईंधन को जलाने पर जो प्रकाश व ताप बाहर प्रकट होता है वह सूर्य की ही ऊर्जा है। गाछ वृक्ष व समस्त हरियाली प्रकाश हथियाने के जाल है। पशु हरियाली पेड़ पौधे खाकर अपने प्राणों का निर्वाह करते हैं। पेड़ पौधों में जो सूर्य का प्रकाश समाहित मतलब एकत्रित है, वह इसी तरह जंतुओं के शरीर में प्रकाश करता है। अनाज व सब्जी न खाने पर हम भी बच नहीं सकते हैं। सोचकर देखा जाए तो हम भी प्रकाश की खुराक पाकर ही जीवित हैं। कोई पेड़ 1 वर्ष के बाद ही मर जाता, तब पेड़ मरने से पहले संतान छोड़ जाने के लिए व्यग्र है। बीज ही गाछ वृक्ष की संतान है। बीज की सुरक्षा व सार संभाल के लिए पेड़ फूल की पंखुड़ियों से घिरा एक छोटा सा घर तैयार करता है। फूलों से आच्छादित होने पर पेड़ कितना सुंदर दिखलाई पड़ता है, जैसे फूल के बहाने वह स्वयं हंस रहा हो। फूल की तरह सुंदर चीज और क्या है, जरा सोचो तो। गाछ वृक्ष तो मटमैली माटी से आहार व विषाक्त वायु से अंगारक ग्रहण करते हैं, फिर इस अप्रूप मतलब कुरूप उपादान मतलब सामग्री से किस तरह ऐसे सुंदर फूल खिलते हैं। कथा सुनी होगी परशमणि की, पारस पत्थर की, जिसके परस से लोहा सोना हो जाता है। मेरे ख्याल से माँ की ममता ही वह मणि है जो संतान पर फूल निछावर होते ही खिलखिला उठते हैं। ममता का परस ही मानो माटी व अंगार के फूल बन जाते हैं। पेड़ों पर मुस्कुराते फूल देखकर हमें कितनी खुशी होती है। शायद पेड़ भी कम प्रफुल्लित नहीं होते। खुशी के मौके पर हम अपने परिजनों को निमंत्रित करते हैं, उसी प्रकार फूलों की बहार खाने पर गाछ वृक्ष भी अपने बंधु बांधवों ने सिक्त वाणी में पुकार सकते हैं। मधुमक्खी व तितली के साथ वृक्ष मतलब पेड़ों की चिरकाल से घनिष्ठता है। वे दल बल सहित फूल देखने आती हैं। कुछ पतंगे दिन के समय पक्षियों के डर से बाहर नहीं निकल सकते। पक्षी उन्हें देखते ही खा जाते हैं, इसलिए रात का अंधेरा घिरने तक वे छिपे रहते हैं। शाम होते ही उन्हें बुलाने की खातिर फूल चारों तरफ सुगंध ही सुगंध फैला देते हैं। आज अपने फूलों में शहद का संचय करके रखते हैं। मधुमक्खी व तितली बड़े चाव से मधुपान करती हैं। मधुमक्खी के आगमन से बीरज का भी उपकार होता है। तुम लोगों ने फूल में परागकण देखे होंगे। मधुमक्खियां एक फूल के परागकण दूसरे फूल पर ले जाती हैं। परागकण के बिना बीज पक नहीं सकता। अपने शरीर का रस पिलाकर बीरज बीजों का पोषण करता है। अब अपनी जिंदगी के लिए उसे मोह माया का लोभ नहीं है। तिल तिल कर संतान की खातिर सब कुछ लुटा देता है। जो शरीर कुछ दिन पहले हरा भरा था, अब वह बिल्कुल सूख गया है। अपने ही शरीर का भार उठाने की शक्ति क्षीण हो चली है। पहले पत्ते हवा के संग क्रीड़ा करते थे, छोटी छोटी डालियां ताल ताल पर नाच उठती थी। अब सूखा पेड़ हवा का आघात सहन नहीं कर सकता। हवा का बस एक थपेड़ा लगते ही वह थर थर कांपने लगता है। एक एक करके सभी डालियां टूट पड़ती हैं। अंत में एक दिन अकस्मात पेड़ जड़ सहित जमीन पर गिर पड़ता है। इस तरह संतान के लिए अपना जीवन न्यौछावर करके बिरज समाप्त हो जाता है।